Once again, welcome back to your very own station of economics. It's economics time. Hi, dear students. My name is Sandeep. I hope you all are doing well. First of all, I'm really apologize to each and every one of you, my dear subscribers, for not making any videos from last couple of weeks because I'm not feeling well from last few days. So I really feel sorry for that, and I hope you all understand. So now, not take much more time in this. Let's start today's video. हाय हाय ये पढ़ाई साली किसने बनाई हाय हाय है कि आज ये हमारी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज की 12th वीडियो होने वाली है और ये वीडियो हमारी एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रही है जिसका नाम है मेथड्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। और ये हमारे पेपर में 6 नंबर लाने के लिए बहुत ज़रूरी सीरीज़ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सीरीज़ में जितनी भी वीडियोस आएंगी उनको बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको सब समझ में आएगा और आपके 6 नंबर नेशनल इनकम से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पेपर में आएगा वो आपके पूरे मिलेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, यानी हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए या कंप्यूट करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं। तो वी हैव ओनली 3 मेथड्स टू कैलकुलेट या टू कंप्यूट द नेशनल इनकम। फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट या फिर आउटपुट मेथड। देखो ये नाम अलग अलग हैं लेकिन काम एक ही है। जैसे किसी एक स्टूडेंट का नाम उसके घर पे अलग हो सकता है, उसके दोस्त अलग बोल सकते हैं और स्कूल में अलग हो सकता है, लेकिन वो एक स्टूडेंट एक वैसा ही स्टूडेंट रहेगा। तो इसी तरीके से हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड है, मेथड एक ही है बट नाम अलग अलग हैं। इसको प्रोडक्ट मेथड से भी जानते हैं कहीं और आउटपुट मेथड से भी जानते हैं। तो याद रखना कि ये वैल्यू एडेड मेथड है। और एक और चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूं कि जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करेंगे, ध्यान दो, जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड का यूज़ करेंगे तो इससे हमारा याद रखना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकलता है। क्या निकलता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर इसको हम जीवीए एट एमपी भी लिख सकते हैं, या फिर इसे हम जीवीए एट एमपी भी लिख सकते हैं, विच मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इट्स मीन्स व्हाट कि वीए इज नथिंग अदर बट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। VA स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? याद रखोगे कि नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में जो हमारा मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, उसके थ्रू GVA एट MP निकलता है या GDP एट MP निकलता है। अब कैसे निकलता है यही आज की वीडियो है, हम बिल्कुल बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले 2 और मेथड हैं वो भी आपको बता देते हैं उनके नाम क्या है और उनसे क्या निकलता है। तो दूसरा मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर इसको हम इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड या फिर इनकम डिस्पोजल मेथड। ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट? इनकम मेथड या फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इन दोनों के ही थ्रू क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम। कम ऑन, क्या निकलता है? डोमेस्टिक इनकम। अब याद करो व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? This is net domestic product at factor cost. What is domestic income? Domestic income is net domestic product at फैक्टर कॉस्ट। याद है ना? क्योंकि जब हमने इससे प्रीवियस सीरीज में पढ़ा था, अगर आपने अभी तक वो सीरीज की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको पॉपअप करता हुआ बटन दिख रहा होगा ऊपर, जो आई बटन है उस पर क्लिक करें और उसमें दिए हुए प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से नेशनल इनकम को भी हम क्या लिखते हैं? NNP एट FC। ठीक है। तो कमान इससे क्या निकलेगा? इन 2 मेथड से निकलता है डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम नहीं निकलता, फिर हम उससे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। क्लियर है? समझ गए? अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की हाउ टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, या हाउ टू कंप्यूट द नेशनल इनकम बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। कम ऑन, देखो अभी बताया मैंने कि आपको इससे हमारा क्या निकलता है? इससे हमारा निकलता है GDP एट MP या GVA एट MP। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इट्स फाइंड्स द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर इसे कह लो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्लियर है?
तो चलो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज एक्चुअली वैल्यू एडेड। एक्चुअली वैल्यू एडेड है क्या? इतनी देर से जो हम वैल्यू एडेड चला रहे हैं, ये वैल्यू एडेड है क्या? तो देखो वैल्यू एडेड क्या है। इट मीन्स an additional value of a commodity which is added in each and every stage of production। यानी क्या है, ये किसी भी कमोडिटी की वो एडिशनल वैल्यू है जो किसी कमोडिटी के अगले प्रोडक्शन में ऐड की जाती है। क्लियर है? अब फॉर एग्जांपल कि कैसे समझे इसे, देखो एक गन्ना लेते हैं, गन्ने से चीनी बनने तक के प्रोसेस में गन्ने से गुड़ बनेगा, वहां जो वैल्यू ऐड होगी, देखो इस कमोडिटी में जो गुड़ कमोडिटी है उसमें जो वैल्यू ऐड हुई वो गन्ने के थ्रू हुई ना, जितनी भी हुई वो वैल्यू एडेड है। इसी तरीके से चीनी बनने में जितना लगा वो वैल्यू एडेड है। ये सारा क्या है आपका वैल्यू एडेड है। आप देखो एक एग्जांपल से समझ लेंगे, बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा कि वैल्यू एडेड होता क्या है। इससे पहले भी मैं समझा चुका हूं जब मैं आपको पढ़ा रहा था डबल काउंटिंग। अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो फिर आई बटन पे क्लिक करें और प्लेलिस्ट दी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो चलो आप देखते हैं कि हमारा वैल्यू एडेड है क्या। बेसिकली वैल्यू एडेड हमारा, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है समझाने के लिए आप लोगों की कि वैल्यू एडेड होता क्या और वो कैसे निकलता है। उसके बाद हम इसके फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे कि कैसे हम नेशनल इनकम निकालेंगे वैल्यू एडेड से। देखो फार्मर सेल शुगर केन टू जैगरी फैक्ट्रीज, यानी क्या है, जो किसान हैं उन्होंने गन्ने को बेचा है किसको? गुड़ के फैक्ट्री ओनर को। ठीक है, कितने में बेचा है? 1200 रुपीज। दे सेल्स दिस इन 1200 रुपीज। क्लियर है? अब वैल्यू एडेड बाय फार्मर्स के थ्रू कितनी वैल्यू एडेड की गई है, किस पे? गन्ने पे। ठीक है, अब मैंने गन्ने की कोई कॉस्ट आप लोगों को बताई नहीं है, तो इट्स मीन्स व्हाट द सेल्स, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट इज व्हाट आपका 1200 और उसका जो कॉस्ट है वो नथिंग, जीरो है। तो ये है आपका 1200 रुपीज वैल्यू एडेड बाय फार्मर। क्लियर है? समझ गए कि फार्मर के थ्रू 1200 रुपीज वैल्यू एड की गई है किस पर? गन्ने पर। इसी तरीके से सेकंड स्टेज, ये क्या है सर? देखो इसमें कह रहा है कि अब क्या किया, उस जैगरी फैक्ट्री ने सेल करा है शुगर फैक्ट्रीज को अपना जैगरी कितने में? 2500 में, यानी 2500 में उसने सेल करा है। अब हमारे गुड़ के मालिक ने क्या करा, या गुड़ के फैक्ट्री ने क्या करा कि गुड़ को बनाया और उसको बेच दिया किसको? आपके शुगर फैक्ट्री ओनर्स को उसने बेच दिया। कितने रुपीस में बेचा है? 2500 रुपीस में। अब उसने कितनी वैल्यू एडेड करी है? तो देखो फिर से वही वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है सर? 25,000। लेकिन क्या उसकी कॉस्ट लगी है? जी हाँ, अब कॉस्ट लगी है उस जैगरी फैक्ट्री को, वो कितने की लगी है? 1200 रुपीज की। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस कॉस्ट इज नथिंग अदर बट द वैल्यू एडेड। क्या आ गया ये आपका? 1300 इज वैल्यू एडेड। क्लियर है? यहां दो स्टेज में हमें समझ में आ गया, फार्मर ने वैल्यू एडेड किया 1200 और जैगरी फैक्ट्री ने ऐड किया है वैल्यू एड कितना? 1300। क्लियर है? समझ गए? अब आगे चलते हैं। देखो इसी तरीके से क्या किया, अब शुगर फैक्ट्री ने उसका शुगर बनाया और वो किसको बेच दिया? वो सेल्समैन को बेच दिया। वो कितने में बेचा शुगर? 4000 रुपीज में। नाउ द शुगर फैक्ट्री सेल्स शुगर टू सेल्समैन, यानी जो चीनी की फैक्ट्री है उसने चीनी को बेच दिया किसको? सेल्समैन को बेच दिया है 4000 रुपीज में। अब शुगर फैक्ट्रीज ने कितना वैल्यू एडेड किया है शुगर पर? तो देखो कितना एडेड किया है। वैल्यू ऑफ शुगर इज व्हाट? 4000। ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉस्ट? 2500। क्लियर है? क्योंकि उसे गुड़ कितने में मिला था? 2500 में मिला था, वही शुगर बनाने के लिए कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल वैल्यू एडेड बाय दी शुगर फैक्ट्री इज नथिंग अदर बट 1500। क्लियर है? समझ गए? अब इसी तरीके से हम समझ लेते हैं, एक लास्ट स्टेप रहता है, वो क्या है कि सेल्समैन ने क्या किया, अब शुगर बेच दिया हाउस होल्ड्स को। ठीक है, यानी हम लोगों को बेचा गया शुगर, वो कितने रुपीज में मिला है हमें? वो मिला है हमें 4500 रुपीज या 4500 रुपीज। क्लियर है? अब हम कहें वैल्यू एडेड बाय सेल्समैन कितना है, तो उसने बेचा कितने में? 4500 में, और उसको शुगर मिली कितने में थी? 4000 में। उसने टोटल वैल्यू एडेड कितनी करी? 500। अब आप एक चीज याद रखना कि
टोटल वैल्यू एडेड जो है वो बिल्कुल इक्वल होगा आपके फाइनल कमोडिटी के। यहाँ फाइनल कमोडिटी क्या है, जो सेल्समैन ने शुगर बेचा है हाउस होल्ड को, वही है फाइनल कमोडिटी की वैल्यू, विच इज इक्वल टू 4500। मैंने ये पहले भी समझाया था डबल काउंटिंग में, अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज आके देखना, ठीक है। वैसे अभी भी समझ लो, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। देखो सेल्समैन ने जो शुगर बेचा है वो क्या है, हमारे लिए फाइनल गुड्स है। अब इस फाइनल गुड्स की वैल्यू क्या है, 4500। अब देखो आपको मैं अगर टोटल वैल्यू एडेड दिखाऊं तो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा 4500 के। देखो एक बार देख लो दोबारा से आप लोग, ठीक है, कि फार्मर्स के थ्रू वैल्यू एडेड हुआ 1200, कमॉन कितना ऐड हुआ 1200, ठीक है। फिर 1300 जैगरी की, तो यहां तक कितना हो गया 2500 वैल्यू एडेड हो गया, यहां तक क्लियर है। इसके आगे 1500 शुगर फैक्ट्री ने किया है, तो 2500 प्लस 1500 इज व्हाट 4000, क्लियर है। और फिर सेल्समैन ने कितना किया 500, तो ऑलमोस्ट वैल्यू एडेड इज व्हाट 4500। तो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल्स द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, टोटल वैल्यू एडिशन इक्वल्स टू फाइनल गुड्स प्राइस। क्लियर हो गया कि जो आपका वैल्यू एडेड है वो कुछ नहीं होता, वो जो भी फाइनल कमोडिटी का प्राइस होता है वही आपका वैल्यू एडेड होता है। क्लियर है, समझ गए आप इस चीज को? अगर नहीं समझे तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, अगर समझ गए तो ये भी जरूर बताना। क्लियर, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और कहाँ जा रहे हो, अभी हमारी वीडियो बची हुई है, प्लीज पूरा देखो इस वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो GV8 MP है ये निकलता कैसे। तो देखो हमने अभी पता लगाया वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC ही होता है वैल्यू एडेड। अब IC क्या है सर, इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्योंकि जो हमारे गन्ने से गुड़ बना है तो वह गन्ना क्या इंटरमीडिएट कमोडिटी है ना, और उस इंटरमीडिएट कमोडिटी पर अगर हमने पैसे खर्च किए हैं तो उसे क्या कहते हैं, कम ऑन, फर्स्ट वीडियो बताया था ना, उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। जब इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था ना, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कमोडिटी इज नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। तो IC क्या है, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। अब कमान याद रखना कि वैल्यू एडेड हमने क्या निकाला अभी, अगर हम वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिखे तो कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC लिखेंगे ना, क्योंकि जो भी आउटपुट की वैल्यू है उसमें से हमने इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करते गए तो हमारा क्या निकला है, वैल्यू एडेड निकला है। क्लियर है, उसी को हम स्पेसिफाई करके लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं हम, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, जहां सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक क्या है आपका, वैल्यू एडेड है। अब आप कहोगे सर चेंज इन स्टॉक क्या है, तो देखो चेंज इन स्टॉक क्या है और सेल्स क्या है ये भी हम समझा देते हैं। सेल्स क्या होता है कि टोटल आउटपुट को आपने एक आउटपुट कितने रुपीस में बेची है उसको टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो सेल्स आता है। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग कि मैंने मार्कर की 10,000 यूनिट को पर 10 रुपीज से बेचा है, तो कितने रुपीस की सेल करी है मैंने, तो मैंने 1 लाख रुपीस की सेल करी है। क्लियर है, समझ गए। इसी तरीके से चेंज इन स्टॉक क्या होता है, तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। कमान, चेंज इन स्टॉक का क्या फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर से एक बार, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नथिंग अदर बट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है, वेयर द सेल्स इज व्हाट, टोटल आउटपुट इनटू पर यूनिट प्राइस, यानी टोटल आउटपुट कितनी आपने सोल्ड करी है और कितने रुपीस में सोल्ड करी है, एक यूनिट कितने रुपीस में सोल्ड करी है, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट इज सेल्स, ठीक है। अब चेंज इन स्टॉक क्या है ये समझा रहा था, तो चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब नाउ व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक एंड व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ये होता है कि अकाउंटिंग ईयर के पीरियड में लास्ट में कितना स्टॉक बचा हुआ है एक प्रोड्यूसर के पास और शुरुआत में कितना था, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेंज इन स्टॉक होता है। क्लोजिंग जिसमें होता है लास्ट में जितना बचा हुआ स्टॉक है वो, और ओपनिंग वो होता है जो शुरुआत में उस प्रोड्यूसर के पास स्टॉक था वो। क्लियर है, तो ये है आपका चेंज इन स्टॉक। अब नाउ व्हाट इज IC, मैंने अभी समझाया, दिस इज नथिंग अदर बट द परचेजिंग कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कमोडिटी। तो हमने क्या लिखा है, दी इंटरमीडिएट, IC इज व्हाट, इंटरमीडिएट कॉस्ट, है ना। IC क्या आपका इंटरमीडिएट कॉस्ट है सर, ठीक है। इसको और क्या नाम दे सकते हो, परचेजिंग कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कमोडिटी या परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्लियर है कि
किसी भी रॉ मटेरियल को परचेज करने पे जो कॉस्ट लगी है दैट इज व्हाट इंटरमीडिएट कॉस्ट, क्योंकि रॉ मटेरियल एक इंटरमीडिएट कमोडिटी होता है और उस पे किए गए खर्चों को हम इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? एक बार देख लो कि ये क्या लिखा है, जीवीए एट एमपी यानी जो वैल्यू एडेड से निकलता है उसका फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। क्यों? क्योंकि अभी बताया मैंने कि वैल्यू एडेड इज नथिंग अदर बट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, जो कि हम ऊपर से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, कि एक आउटपुट की इतनी वैल्यू है, उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस करते हैं तो वैल्यू एडेड निकलता है। तो वही फॉर्मूला है, बस वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम क्या तरीके से निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक से निकालते हैं, इसलिए हमने यहां लिख दिया है जीवीए एट एमपी इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। क्लियर है, बाकी आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं दूसरी चीज पर। ठीक है, अब देखो इससे हमारे 3 तरीके के फॉर्मूले निकल के आते हैं वैल्यू एडेड मेथड के। क्या निकल के आते हैं? तो देखो जीडीपी एमपी या जीवीए एट एमपी, कुछ भी नाम बोलो, बात सेम ही है। ठीक है, अब इससे क्या फॉर्मूला निकल के आता है, P इंटू क्यू, ये क्या है, कमॉन याद करो, सेल्स है ना, पर यूनिट प्राइस इंटू टोटल आउटपुट इज नथिंग अदर बट सेल्स। तो सही है भाई, सेल्स प्लस, ठीक है, CS माइनस OS यानी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। CS इज व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक, OS इज व्हाट, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये क्या है सर, चेंज इन स्टॉक है। ये क्या है, कमॉन सर, ये है हमारा चेंज इन स्टॉक। क्लियर है, ये है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हो गया और माइनस आईसी। तो कमान सेम फॉर्मूला बनाना, तो हमने उस फॉर्मूले को पूरा ऐसे लिख दिया P इंटू क्यू। ठीक है, अगर बाई चांस आपको ये सारी चीजें दी हो तो आप कैसे निकालोगे, इसी तरीके से निकालोगे। ठीक है, फिर अगर आपको ये P नहीं दिया हो, ये Q नहीं दिया हो, ये CS OS नहीं दिया हो, सीधा दिया हो सेल्स चेंज इन स्टॉक और आईसी, तो ये भी फॉर्मूला है, क्योंकि इसी फॉर्मूले को हम ये लिख सकते हैं, है कि नहीं है? इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को हम ये नीचे में सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स है और ये चेंज इन स्टॉक है और फिर ये आईसी माइनस के साथ हमने लिख दिया। तो ये जीवीएमपी या जीडीपीएमपी का दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला सेम है, बस तरीका हमने उसको ऊपर वाले को और शॉर्ट कर दिया है। इसी तरीके से और शॉर्ट कर दें तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, जो हमने एग्जांपल से पढ़ा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इज वैल्यू एडेड। तो वही है फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला भी बताया मैंने क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहां पर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिख दिया उसी के लिए। बाकी इंटरमीडिएट कॉस्ट आप सभी को पता चल गया, किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल पर खर्च किए हुए पैसे ही हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। क्लियर है? अब देखो, मैं इतना ही नहीं, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हाँ हमारे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। तो मत जाओ कहीं भी, अगर आ गए हो तो प्लीज यहीं पर रहो और लास्ट में जाते हुए पक्का कह के जाओगे कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो प्लीज बने रहो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, कैलकुलेट द नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। आपको क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। कम ऑन, क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो नेशनल इनकम निकालना है, इट मींस आपको एनएनपी एट एफसी निकालना है। क्लियर है? और आपके पास क्या डाटा है, आपके पास है डाटा सेल्स। आपके पास क्या क्या है सर, आपके पास है सेल्स, सब्सिडीज। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक बार रीड आउट कर लो। ठीक है, या मैं ही कर देता हूं। देखो, सेल्स 10,000, सब्सिडीज 1,500, क्लोजिंग स्टॉक 2,000, इनडायरेक्ट टैक्स 1,000, ओपनिंग स्टॉक 5,000, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 350, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 1,200 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -300। क्लियर है? यहां अब आपको नेशनल इनकम निकालना है सर। तो देखो, नेशनल इनकम निकालने के लिए अभी तक तुम क्या करते थे, कोई एक इक्वेशन से इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे, है ना। लेकिन यहां ना तो जीडीपीएमपी है ना एनएनपीएमपी है, कुछ भी नहीं है यहां पर। तो अब आपको क्या करना है, तो सर वैल्यू एडेड मेथड का यूज करना है। क्यों? क्योंकि यहां क्या है, सेल्स है ना, चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक है ना, और परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट है। तो इससे क्या निकलेगा, कमान, इससे हमारा निकलेगा जीडीपी एट एमपी। और अगर जीडीपी एट एमपी निकल जाएगा तो फिर नेशनल इनकम तो निकल ही जाएगा ना। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो चलो देखो, हमें क्या निकालना है। सबसे पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं, व्हाट वुड वी फाइंड।
ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, क्यों हमने ये क्वेश्चन लिखा है, तो भाई हमें फाइंड करना है नेशनल इनकम विच मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है, हमने लिख दिया वो। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे फाइंड आउट करें सर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीडीपी एमपी निकाल लेंगे, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड से निकलता क्या है, जीडीपी एट एमपी, और ये वैल्यू एडेड मेथड का हमने फॉर्मूला लिख दिया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी, वेयर इज चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जहां हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 2000, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 5000, तो हमारा चेंज इन स्टॉक कितना आया, -3000। अब आपके दिमाग में सवाल है कि माइनस में आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, जिस भी तरीके के नंबर दिए होंगे आंसर उसी तरीके का आएगा, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये 3000 माइनस का है हमारा चेंज इन स्टॉक। क्लियर है, अब हम निकाल लेंगे अपना जीडीपी एट एमपी, क्योंकि हमारे पास चेंज इन स्टॉक भी है, सेल्स भी है और आईसी भी है ना, क्योंकि परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल था हमारे पास, तो वो आईसी है हमारे पास। तो देखो सेल्स था 10,000 का, ठीक है, उसके बाद प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना है, -3000, तो हमने -3000 लिख दिया। उसके बाद हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट कितना है, 1200, -1200 क्यों लिखा, क्योंकि आईसी माइनस होता है, तो हमने माइनस में 1200 लिख दिया है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस, तो हमने लिख दिया -3000 और ये -1200। क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस होके 4200 हो जाएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5800। अगर 10,000 में से 4200 जाता है तो इट विल बी 5800। क्लियर है, तो ये क्या निकला सर, ये निकला जीडीपी एट एमपी। अभी भी हमारा नेशनल इनकम नहीं निकला, कम ऑन, अभी हमारा क्या निकला है, जीडीपी एट एमपी। क्लियर है, जीडीपी एट एमपी निकालना सीख गए, है ना, कि ऐसे ही निकलेगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। अब आपको पता ही है कि कुछ नहीं, जब जीडीपी एट एमपी आ गया तो हमें क्या करना है, सीधा सीधा सा इक्वेशन बना देना है। ठीक है, अब हमने बना ली इक्वेशन, एनएनपीएफसी हमें निकालना है, कम ऑन निकालना है, तो हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया उसे, और राइट हैंड साइड में जो जो हमारे पास गिवन है उससे हमने फॉर्मूला बना लिया। गिवन क्या हो गया, जीडीपी एट एमपी हमारे पास आ गया है ना, क्यों, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड का यूज करके हमने जीडीपी एमपी निकाल लिया। अब हमारे पास इजी है, जीडीपी एट एमपी, कम ऑन, यहाँ क्या है, ग्रॉस है, यहाँ क्या है, नेट है, हमें नेट निकालना है ग्रॉस से, तो कम ऑन क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं। याद है ना, नहीं याद है तो फिर देखो जाके वीडियो, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियोस को देखा करो तभी समझ में आएगा। ठीक है, और ऐसे बीच में स्किप करके चले जाते हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पूरी वीडियोस को जरूर देखा करो। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये माइनस डेप्रीशिएशन होगा, कम ऑन, यहाँ नेशनल है यहाँ डोमेस्टिक है। When we find the national through domestic, what could we do? हमें सिर्फ एक चीज करना होता है, NFIA को प्लस कर लेना होता है, which means net factor income from abroad। क्लियर है, और उसके बाद यहाँ फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ मार्केट प्राइस है, तो फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं मार्केट प्राइस से, तो NIT माइनस करते हैं, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं। अब हमारे पास देखो वहाँ NFIA डायरेक्ट नहीं था और वहाँ नेट इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट नहीं था, तो अब हम निकालें कैसे, ये तो बिल्कुल सही है सर, जीडीपी एट एमपी हमारे को निकाल लिया हमने, 5800 था। ठीक है, उसके बाद हमारा डेप्रीशिएशन जिसको हमने लिखा हुआ है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो भी हमने लिख दिया 350, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि फॉर्मूला माइनस बन रहा है। ठीक है, क्लियर है, लेकिन अब हमारे पास NFIA तो था नहीं, हमारे पास क्या था, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो हमारे NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी फीफा माइनस फीटा। फीफा हमें नहीं पता है ना, और निकालने के लिए भी नहीं कहा, तो हम नहीं निकालेंगे भाई। ठीक है, जीरो मान लेंगे उसे। ठीक है, और माइनस में हमारा फीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, -300, तो हमने लिख दिया। इसी तरीके से NIT के लिए क्या, IT माइनस सब्सिडी, IT हमारे पास 1000 है, सब्सिडी हमारे पास 1500 है, तो हमने लिख दिया 1000 माइनस 1500। अगर अब इसको सॉल्व करें तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना, और फिर ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। क्लियर है, समझ गए। तो अगर अब सॉल्व करें तो 5800 माइनस 350 प्लस कितना हो जाएगा, ये कम ऑन, ये हमारा 300 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख दिया, और ये हमारा कितना आएगा, -500। अगर इसको सॉल्व करोगे तो -500 आएगा ना, और ये माइनस साइन, सॉरी देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -500 आएगा, ये लिख दिया, और ये माइनस साइन हमने यहाँ पर लिख दिया, तो ये अब माइनस ये माइनस कट जाएगा, है ना,
क्लियर है। अब हमारे पास कौन कौन से माइनस कटेंगे, ये और ये कटेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने इसको सॉल्व कर लिया तो 5800 माइनस 50, क्लियर है, क्योंकि माइनस 350 प्लस 300 इज व्हाट, माइनस 50, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 500, क्लियर है। फिर इसको इसे करोगे तो 450 आएगा, और फिर सॉल्व करने पर 5350, विच इज द आंसर ऑफ नेशनल इनकम बाय यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। है ना बहुत ईजी, समझने की ज़रूरत है, अगर जब तक नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब आप कोशिश करना खुद से सॉल्व करने की, वीडियो को रोक करके सॉल्व करना, उसके बाद सॉल्यूशन को मैच करना, ठीक है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट दी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। देखो क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैं इसे लिख दूं डोमेस्टिक इनकम निकालना है सर, क्यों, क्योंकि NV8FC निकालना है सर। तो NV8FC क्या है सर, NDP8FC है। NV8FC कमॉन क्या है, VA यानी वो DP होगा, तो इसे कह देते हैं NDP8FC। और NDP8FC हमारा क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम होता है। तो हमें कुछ नहीं निकालना, हमें डोमेस्टिक इनकम को निकालना है, क्लियर है। अब निकाल लो भाई डोमेस्टिक इनकम। अब कैसे निकालोगे, आपके पास ये डाटा दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन दिया है, अ फर्म परचेज वुड फॉर मेकिंग चेयर। देखो क्या है, लकड़ी की खरीद की गई है एक फर्म के थ्रू, क्या बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए, कुर्सियां बनाने के लिए। तो ये क्या है, कमान, लकड़ी वहां क्या है, इंटरमीडिएट गुड है ना। देखो चेंज किया है, कितना खतरनाक करने की कोशिश करा है, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि हमें पता है लकड़ी वहाँ रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, और उस पर किए गए खर्चों को क्या कहेंगे हम, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहेंगे। तो ये हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है, क्लियर है। समझना जरूर है, जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, इसलिए समझ लो कि ये भी हमारा इंटरमीडिएट कॉस्ट क्यों हुआ, क्योंकि वुड जो है वो चेयर बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल यूज में लाया गया, और जब भी रॉ मटेरियल पर खर्च किया हमने, तो रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कमोडिटी और उस पर खर्च किए हुए पैसे इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट होते हैं, इसलिए हमने इसे आईसी कह दिया। आईसी भी है हमारे पास, अब तो सारी चीजें हैं ही हमारे पास। फिर क्या करना है, हमें एनडीपीएफसी निकालना है ना, तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चल लेते हैं। और यहाँ देखो एक चीज और, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, तो याद रखना हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है, टू नहीं चाहिए होता है। ये NITA दे रहा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रहा है, लेकिन मुझे तो चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सर हम इसके लिए क्या करते हैं, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो याद रखना इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -600 आपका NFIA हो गया, क्लियर है, ये याद रहेगा। तो चलो अब सॉल्यूशन कर लेते हैं अपना, है ना, कर ले सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो NDP8FC क्या निकालना है हमें, NDP8FC या NVA8FC, कोई भी नाम दो, यानी डोमेस्टिक इनकम हमें निकालना है। तो हमने सबसे पहले लिख दिया हमें निकालना ये है, लेकिन ये निकलेगा कैसे, हमारे पास कुछ तो था ही नहीं, इसीलिए हमने सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड के लिए सब कुछ था हमारे पास, वैल्यू ऑफ आउटपुट भी है और इंटरमीडिएट कॉस्ट भी है। यही तो फॉर्मूला होता है वैल्यू एडेड मेथड का, है ना, होता है ना। वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ था हमारा 3000 और इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ था, याद करो वुड की परचेजेस कितने की दी थी, 600 रुपीज़ की, ठीक है। और 600 नहीं, इट इज़ 1200, सॉरी इट इज़ 1200। क्या राइटर साहब मिस्टेक कर रहे हो, 1200 ही है ना, वो चेक कर लें, लेट्स चेक इट। हाँ 1200 है, राइटर साहब ने गलती करी है, ये 1200 है, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सॉरी अब इससे थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, कोई नहीं, इससे और समझ में आएगा। देखो ये क्या है, 1200 था, हमने 600 ले लिया, जो कि गलती से ले लिया, अब क्या करें, हमारे राइटर साहब खराब हो गए। तो ये कितना आएगा आंसर बताओ, इट विल बी 1800, क्लियर है। तो ये क्या होगा अपने पास 1800 हमारा GDP@MP आएगा, ठीक है। अब ये याद रखो GDP@MP या GV@MP आपका 1800 आया है, तो यहाँ भी 1800 लिखना है, क्लियर है। ये अपना 1800 होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास 1200 था और इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी है 600, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे ना सॉल्व। तो ये 1800 हो गया, ऊपर वाला 1800 है, याद हो गया, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, NV8FC निकालना है, निकला क्या हमारे पास GV8MP, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ है ना, यहाँ G है, नेट निकालना है ग्रॉस से, अभी बताया था, डेप्रीशिएशन माइनस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस से NIT माइनस, क्लियर है, यही होता है फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ होता नहीं है हमारे पास। बाकी हमने GV8MP की वैल्यू एक लिख लो यार 1800, ठीक है।
माइनस 500 और 500 तो इट विल बी 800। क्लियर है, आंसर क्या होगा 800। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये गलती हो गई हमारे राइटर साहब से, उन्होंने 600 लिख दिया यहाँ पर, उन्होंने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लिख दिया यहाँ पर गलती से, चलो सॉरी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन है। हर बारी स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, और ये बड़ा इजीली सॉल्व होगा, लेकिन आप दिमाग नहीं लगाते। तो चलो हम दिमाग लगा के देंगे आपको। देखो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कैलकुलेट डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। वही क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक और नेशनल इनकम निकालना है, यानी एनडीपी एट एफसी और एनएनपी एट एफसी निकालना है, इसके अलावा कुछ और नहीं निकालना है। लेकिन अब आपके पास चीजें ऐसी ऐसी है कि आपको लग रहा है ये निकलेगा कैसे। देखो क्या है, सेल्स बाय ए फर्म टू हाउस होल्ड्स, यानी जो ए फर्म है, मान लो वो प्राइवेट सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे प्राइवेट सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव ए फर्म को मान लेते हैं यहाँ, और पूरे गवर्नमेंट सेक्टर्स के फर्म्स का रिप्रेजेंटेटिव बी को मान लेते हैं यहाँ। तो जो ए रिप्रेजेंटेटिव है हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के, उन्होंने हाउस होल्ड को सेल्स करी है 10,000 की, ठीक है, और इन्होंने करी है बी फर्म ने 20,000 की। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक ऑफ ए फर्म भी दिया हुआ है और चेंज इन स्टॉक ऑफ बी फर्म भी दिया हुआ है। क्लियर है, इसी तरीके से सेल्स बाय ए टू बी, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये क्या है सर, सेल्स बाय ए टू बी, यानी जो ए फर्म ने बी फर्म को सेल करा है, तो क्या होगा ये, देखो इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स ऑफ ए फर्म, लेकिन यही चीज एक और चीज है, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ बी फर्म है। कम ऑन, क्यों है इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ बी फर्म? देखो ऐसा समझो कि जो फर्म है वो क्या करती है, फर्म का काम क्या है, प्रोडक्शन करना है ना, प्रोडक्शन करना है। अगर फर्म ए ने फर्म बी को कोई चीज बेची है तो वो फर्म बी के लिए क्या होगी, रॉ मटेरियल होगी, है ना। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि जो फर्म है उसे प्रोडक्शन करना है, उसने फर्म ए से कुछ लिया है तो वो रॉ मटेरियल ही होगा। अब उस रॉ मटेरियल के थ्रू जो उसने अपनी एक्सपेंडिचर की है रॉ मटेरियल पर, वो बी फर्म के लिए क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है इंटरमीडिएट कॉस्ट होगी। तो ये याद रखो कि एक फर्म ने दूसरे फर्म को जो चीज बेची है, तो जिस फर्म ने बेची है उसका तो सेल्स है, लेकिन जिस फर्म ने खरीदी है उसके लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि फर्म प्रोडक्शन करती है। अगर कोई फर्म किसी भी फर्म से कोई चीज खरीदती है तो वो रॉ मटेरियल खरीदती है। फॉर एग्जाम्पल कि वुड की फैक्ट्री है ए फर्म, ठीक है, और चेयर की फैक्ट्री है बी फर्म। अब वुड का सेल करा ए ने बी फर्म को, ठीक है, तो जो बी फर्म ने वुड लिया है वो रॉ मटेरियल है ना, और उस रॉ मटेरियल पर किए गए एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट कॉस्ट कहेंगे। क्लियर है, तो याद रखो सेल्स बाय ए टू बी, यानी ए फर्म से बी फर्म को जो सेल्स किया आपने वो 5,000 है, वो क्या है, वो एक जगह तो ए की सेल्स है, लेकिन बी दूसरे के लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट कॉस्ट है। कम ऑन, एक चीज और इसे मैं, अगर याद ही करना है, समझना नहीं है, लेकिन याद मत करो, समझ लो, बड़ा इजी था, ठीक है। नहीं याद करना है तो याद रखना, बाय के बगल में जो भी हो उसकी सेल्स, और टू के बगल में जो भी फर्म हो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट। कम ऑन, बाय के बगल में जो भी लिखा हो उस फर्म की वो सेल्स है, और बी के टू के बगल में जो भी लिखा हो उस फर्म की वो इंटरमीडिएट कॉस्ट है। या ये याद रखो, या फिर जो अभी मैंने समझाया वो याद रखो, या समझ लो, बड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, अब देखो सेल्स बाय बी टू ए, ये किसकी सेल्स है और किसकी आईसी है, बाय के आगे क्या है, बी, तो सेल्स किसकी होगी, बी की होगी। टू किसको है, ए को, ठीक है, तो भाई किसके लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट होगी, ये ए की आईसी और बी की सेल्स है, जबकि ये ए की सेल्स थी और बी की आईसी थी। क्लियर हो गया, समझ गए। बस यही दिक्कत है जो समझ नहीं आती, और उसके बाद एक और दिक्कत आती है, वो भी समझाऊंगा क्या दिक्कत है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो और क्या है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी ये डेप्रिसिएशन है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, और फीफा फीटा है। अब आपको निकालना है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम। कमान क्या फाइंड आउट करना है, नेशनल और डोमेस्टिक इनकम, तो हमने लिख दिया, हमें फाइंड आउट करना है एनएनपी एट एफसी और एनडीपी एट एफसी। क्लियर है, तो चलो अब करके देखते हैं कि फाइंड आउट कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखो दो फर्म दी हुई हैं, हमें तो टोटल नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, किसी कंट्री की नेशनल इनकम फाइंड आउट करनी है, तो उसमें क्या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का ही जोड़ोगे,
कि पब्लिक सेक्टर का भी जोड़ोगे वैल्यू एडेड, दोनों का जोड़ेगा ना भाई, जितने भी हमारे पास फर्म है उन सभी फर्मों का जोड़ता है ना, तो आपको फर्म ए का भी वैल्यू एडेड निकाल लेना है, फर्म बी का भी वैल्यू एडेड निकाल लेना है और दोनों को प्लस कर देना है, वो पूरी कंट्री का वैल्यू एडेड आ जाएगा और उसके बाद उससे नेशनल इनकम निकलेगा। बस यही दिमाग नहीं लगता है इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है और फिर कहते हो ओ बहुत खतरनाक क्वेश्चन था, हमें समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? अरे हमने पूरे नेशनल इनकम की बात करी है, तो पूरा नेशनल इनकम एक पूरी कंट्री का नेशनल इनकम में तो दोनों ही सेक्टर की आएगी ना, प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर की आएगी ना, क्योंकि ए और बी फॉर्म को मैंने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का है इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हम दोनों का कैलकुलेट अलग अलग करके जोड़ देंगे तो वो ओवरऑल वैल्यू एडेड आ जाएगा और उसके बाद हम उससे नेशनल इनकम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, वैल्यू एडेड निकालना स्टार्ट किया, किसका, ए फॉर्म का। ए फर्म का वैल्यू एडेड के लिए क्या होगा, सेल्स ऑफ ए, चेंज इन स्टॉक ऑफ ए और इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ ए। क्लियर है? अब सेल्स ऑफ ए क्या क्या था, हाउस होल्ड को सेल्स किया था उसने 10,000 का, ये भी उसकी सेल्स है, और उसने फर्म बी को सेल किया था 5,000 का, ये भी उसकी सेल्स थी, तो ये 15,000 उसकी सेल्स हो गई। क्लियर है? सेल्स ऑफ ए फर्म इज नथिंग अदर बट 15,000। क्लियर है? ये 15,000 सेल्स हो गई आपकी फर्म ए की। इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ ए फर्म क्या है, तो वो है जो बी फर्म ने ए फर्म को बेचा है, बी फर्म ने जो ए फर्म को बेचा है। कमान, सेल्स बाय बी टू ए इज व्हाट, इट इज द कॉस्ट ऑफ इट इज द इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ ए फर्म, है ना, ये इंटरमीडिएट कॉस्ट है ए फर्म का, तो वो कितना था 3500, तो इट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट। बाकी चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली गिवन था तो हमने निकाला, सेल्स हमने लिख दिया, चेंज इन स्टॉक 3000 है और 3500 हमने देख लिया इंटरमीडिएट कॉस्ट है ए फर्म की, तो इससे टोटल वैल्यू एडेड ऑफ ए फर्म इज नथिंग अदर बट 14,500। क्लियर है? ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी। अब बी फर्म का निकाल लो सर, देखो इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, बी फर्म का भी वैल्यू एडेड निकाल लेंगे। बी फर्म का वैल्यू एडेड निकालने के लिए भी क्या करेंगे, सेल्स ऑफ बी, चेंज इन स्टॉक ऑफ बी और आईसी ऑफ बी, यही करेंगे। तो सेल्स ऑफ बी क्या होगा, उसने हाउस होल्ड को कितना बेचा था, 20,000 की सेल्स करी थी, और उसने अभी बताया उसने जो ए फर्म को सेल करा वो कितने का करा है, 3,500 का, तो टोटल सेल्स बाय बी फर्म कितना है, 23,500। क्लियर है ना, बिल्कुल सही। लेकिन इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या है बी फर्म का, तो जो ए फर्म ने सेल करी थी बी फर्म को वो कितनी थी, 5,000 की, तो सेल्स बाय ए टू बी, याद करो, बाय ए और टू बी यानी इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ बी, ठीक है, तो वो अपना 5,000 था, तो इट इज इंटरमीडिएट कॉस्ट। इसके आगे हमने सॉल्व कर दिया, उसी को लिख दिया, सेल्स, चेंज इन स्टॉक और आईसी, सॉल्व करके आया 21,000। अब आपको क्या करना है, सबसे बड़ी चीज दिक्कत यही करते हो कि बस इतना कर लेते हो और फिर छोड़ देते हो, नहीं, अब आपको ओवरऑल जीडीपी एट एमपी या बोलो जीवीएमपी निकालना है, और वो ओवरऑल अभी समझाया था कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर का जोड़ के निकल जाएगा, तो हमने ये दोनों सेक्टर का जोड़ दिया, जीवीए एट एमपी, ए फर्म की भी जोड़ दी और बी फर्म की भी जोड़ दी, तो ये आया 35,500। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, चेक करना हो कर लेना, ठीक है, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या निकालना है, नेशनल और डोमेस्टिक इनकम निकालना था ना, तो नेशनल इनकम क्या है, एनएनपी एट एफसी। क्लियर है, और ये हमारे पास क्या निकल आया, जीडीपी एट एमपी, ओवरऑल जीडीपी एट एमपी निकल आया ना। यहाँ किसी ए या बी फर्म की नहीं लिखनी, यहाँ पूरी ओवरऑल नेशनल इनकम की बात हुई है, तो पूरा ओवरऑल जीडीपी एमपी निकल चुका है। डेप्रीशिएशन भी है हमारे पास, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी हम निकाल लेंगे, फीफा माइनस फीटा, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी दिया हुआ है हमारे पास। बस अब क्या है, सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं है, अब सॉल्व कर दो भाई। ठीक है, तो सॉल्व कर देते हैं। अपने पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू है 35,500 माइनस डेप्रीशिएशन। ठीक है, बार बार नहीं समझाऊंगा माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ नेट है, यहाँ ग्रॉस है, तो आपको पता ही होगा डेप्रीशिएशन माइनस होता है। ठीक है, ना बोल के भी समझा दिया। ठीक है, अब देखो ये 1000 हो गया डेप्रीशिएशन जो हमारा लिखा हुआ है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद अपने पास एनएफआई है, फीफा माइनस फीटा, जहाँ पर फीफा अपने पास कितना था, फीफा अपने पास था कितना था, फीफा बताओ, देखते तो होनी, तुम कुछ याद रखते होनी, है ना। फीफा आपके पास था अराउंड 1300 ना, देख लेता हूँ मैं भी एक बार, फीफा कितना था, फीफा इज़ 1300 देखा, और फीटा इज़ माइनस 1500। क्या याद रखते हो, कुछ याद नहीं रखता तुम लोग, है ना, गलत बात। तो मैं आपको एनएफआई निकालने के लिए दिखा रहा था। तो देखो फीफा हमारे पास है 1300
माइनस फीटा 1500, क्लियर है। तो NFIA क्या है, फीफा माइनस फीटा, तो ये हो गया 2800, तो इट विल बी फीटा इज 28, और सॉरी NFIA इज 2800, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाओ, NIT अपने हमारे पास सीधा दिया हुआ था 3000, तो इससे सॉल्व करके आंसर आया नेशनल इनकम 34,300, ठीक है, 34,300, सॉरी। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक इनकम कितना आएगा। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या करना है, सिर्फ NFIA को माइनस कर देना है नेशनल इनकम में से, तो कर दिया सर, ये आ गया 31,500, ठीक है। तो ये पूरा था आपका कि नेशनल इनकम कैसे निकलता है वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये पूरा समझ में आ गया हो, और अगर नहीं आया, देखो मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर नहीं आया समझ में तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और यहां तक वीडियो देखी है तो प्लीज लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। और रहा सवाल प्रीवियस वीडियो में जहां हमने आप सभी से एक प्रॉमिस किया था कि हम एक गिव अवे रखने वाले हैं और उसका विनर अनाउंसमेंट की बात है, तो उसका विनर तो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई नहीं है, बट हमारे को 2 स्टूडेंट्स ने भेजे थे आंसर्स जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, बट उनमें से सारे आंसर सिर्फ एक ही स्टूडेंट का सही था, उसका नाम है अजीत रॉय। आप अपना नंबर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आपका प्राइज़ हम आपको दे देंगे। बाकी मयंक भी बहुत अच्छा आपने ट्राई करा, लेकिन आपने आंसर सारे सही नहीं करे हैं, तो आंसर के PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ से जाके चेकआउट कर